नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MPIC कैंपस पर। एक दिन पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था वो विकास की अवस्थाओं से संबंधित जो गर्भकालीन अवस्था थी उसका वीडियो था। और पूरी जो विकास की अवस्थाएं हैं उनको विकासात्मक मनोविज्ञान में 5 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, जबकि बाल विकास के अंतर्गत विकास की 4 अवस्थाओं को पढ़ा जाता है। इसमें पहली अवस्था गर्भकालीन अवस्था थी जिसे हम पढ़ चुके हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शैशवावस्था। इसके अलावा हम बाद में बाल्यावस्था और किशोरावस्था का भी अध्ययन करेंगे। आज हम देखते हैं शैशवावस्था के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले शैशवावस्था की उम्र के बारे में देखते हैं कि इसका समयकाल क्या होता है। समयकाल इसका जन्म से 6 वर्ष तक इसका समयकाल माना जाता है। ये जन्म के बाद सबसे पहली अवस्था होती है। वैसे आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि विकास की अवस्थाओं का जो वर्गीकरण है वो जन्म के आधार पर न होकर लक्षणों के आधार पर होता है। फिर भी सामान्यतः जो वर्गीकरण है वो शैशवावस्था जन्म से 6 साल तक है, बाल्यावस्था 6 साल से 12 साल तक है, और किशोरावस्था 12 साल से 18 साल तक मानी जाती है। ये हम सामान्य वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग शैशवकाल जन्म से 6 वर्ष तक माना जाता है। इसके बाद देखते हैं कि ये जो शैशवावस्था है इसको किस अन्य नाम से या किन अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इसके कई उपनाम भी हैं। तो इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यानी शैशवकाल का बालक सोचता तो है, विचार तो करता है, परंतु उसका विचार या सोच कैसी होती है? बिना तर्क वाली होती है, यानी उसमें तर्क नहीं होते हैं। इसके अलावा इसको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बोलते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों है? क्योंकि प्रारंभिक स्थिति है, बालक की देखरेख की बहुत आवश्यकता है और जीवन का आधार भी है। यहाँ जिस प्रकार का डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे उसका पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी संभावना है। तो इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी मानते हैं। इसके साथ ही इसका एक अन्य उपनाम है, वो है खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु या खिलौनों की अवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए, शैशवकाल का जो बालक होता है अर्थात शिशु है, वो एक प्रॉपर खिलाड़ी नहीं होता है, परंतु खिलौनों की उसको आवश्यकता होती है। वो किसी खेल में निपुण नहीं होता है, परंतु खिलौनों के साथ खेलता है। और लगभग शिशु पर बात करें तो 6 महीने के बाद ही उसे खिलौनों की आवश्यकता होती है, और 8 महीने की एक एक्यूरेट इसलिए उम्र है जिसके बाद खिलौनों से वो खेलने लगता है। खिलौनों को यूँ पलटता है, उसका कारण क्या है? वो उनकी जिज्ञासा बस खिलौनों को पलटता है। तो खिलौनों की आयु के लिए या खिलौनों की अवस्था के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि शैशवावस्था ही इसके लिए जो है एक अवस्था है, और जो खेल की अवस्था है वो बाल्यावस्था को माना जाता है। तो साथियों, ये थे उसके शैशवकाल के महत्वपूर्ण उपनाम जिनका हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जिन पर हम विचार करते हैं। साथियों, कुछ परिभाषाएं भी शैशवकाल से संबंधित हैं जिनके माध्यम से भी हम शैशवकाल को समझ सकते हैं। जैसे कि वैलेंटाइन ने कहा है कि सीखने का आदर्श काल, जो शैशवकाल है वो सीखने का आदर्श काल भी होता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इस अवस्था में हमारा शरीर और हमारा जो मस्तिष्क होता है वो अत्यधिक ग्रहणशील होता है, इसलिए इसे सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। इसी प्रकार से श्रीमती हरलॉक की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने शैशवकाल को क्या कहा है? खतरनाक काल या अपीलीय काल की संज्ञा श्रीमती हरलॉक ने दी है। क्यों दी है? क्योंकि जीवन के 70% खतरे या मृत्यु दर में जो भागीदारी है वो शिशुओं की होती है, और बालक अपील करते हैं, बड़े प्रेरित होकर उनसे सीखते हैं। तो ये इसलिए जो है खतरनाक या अपीलीय काल माना जाता है। उनको आवश्यकता होती बड़ों की, इसलिए अपीलीय काल कहा गया है।
फिर इसके बाद सिगमंड फ्रायड की परिभाषा देखते हैं। उन्होंने कहा है कि बालक 4-5 वर्षों में वह बन जाता है जो भावी जीवन में बनता है, यानी भावी जीवन में भविष्य में जो कुछ होना है वो 4-5 साल में ही हो जाता है, उतना डेवलपमेंट। गुडेनफ ने क्या कहा, व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्षों में, प्रारंभिक 3 वर्षों में हो जाता है, यानी 50% विकास 3 वर्षों में ही हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। तो ये जो शैशवावस्था है उसे कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि इस अवस्था में बालक खिलौने के साथ सर्वाधिक खेलते हैं, इसलिए इसे खिलौने की अवस्था कहते हैं। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी यही होती है। भावी जीवन की आधारशिला भी यही अवस्था होती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अभ्यास के द्वारा सूक्ष्म या मस्तिष्क की शक्तियों से नहीं बल्कि अनुकरण द्वारा सीखते हैं। तो खास बात क्या है इस काल के बालकों के लिए, ये मानसिक शक्तियों से नहीं सीखते, ये कैसे सीखते हैं, अनुकरण इनके लिए महत्वपूर्ण होता है, और जितना सीखते हैं वो अनुकरण से सीखते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को सिखाना है तो उनके सामने वही व्यवहार, वही क्रियाएं करनी होगी जो हम उनसे करवाना चाहते हैं। तो शैशव काल के अनुकरण जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसकी प्रमुख विशेषताओं की अपन चर्चा करते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? देखते हैं प्रमुख विशेषताएं। यह भावी जीवन को प्रभावित करती है। क्या करती है? भावी जीवन को प्रभावित करती है। भावी जीवन को प्रभावित करती है, यानी शैशवावस्था पूरे जीवन को प्रभावित करने की उसके अंदर विशेषता होती है। भावी जीवन को प्रभावित करती है क्योंकि इस अवस्था में हमारा शरीर और मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है। इस अवस्था में हमारा शरीर व मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है। ये खास बात है, ये शैशवावस्था की महत्वपूर्ण बात है। जितने भी विशेषताएं हैं वो इसी कारण है क्योंकि शरीर और मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है। इसी कारण से सीखने का आदर्श काल या आधार भूतकाल, इसी नाम से यह अवस्था जीवन का आधार होती है। ये सबके पीछे यही कारण है। इसके अलावा ये जो शैशवावस्था है इसे बोलने की अयोग्य अवस्था भी कहते हैं क्योंकि शैशवावस्था 2 शब्दों इन और फैंसी से मिलकर बनी है, जहां पर इनका अर्थ क्या होता है, इनका अर्थ लैटिन भाषा में अयोग्य होता है और फैंसी फारसी शब्द से बनी है जिसके अर्थ से है अयोग्यता, अर्थात बोलने की जो अयोग्य अवस्था है वो भी इसका नाम है, यानी बोलने की अयोग्य अवस्था। ठीक से बालक बोल नहीं पाता है तो बोलने की अयोग्य अवस्था से भी किस अवस्था को जाना जाता है, तो उसका भी अपना आंसर होगा कि शैशवावस्था को ही बोलने की अयोग्य अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं शारीरिक और मानसिक विकास की। तो एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि मानसिक विकास तो 3 साल तक 50% हो जाता है और 6 साल की उम्र तक मानसिक विकास का लगभग 90%, यानी 3 साल में कितना 50% और 6 साल में 90% मानसिक विकास हो जाता है एक बालक का। तो अधिकांश मानसिक विकास इसी अवस्था में शैशव काल में हो जाता है, ऐसा हमें ध्यान रखना है। शैशवावस्था में जिज्ञासा भी बालक में प्रबल हो जाती है। बालक कुछ भी देखता है उसके बारे में जानने के लिए प्रयास करता है। हालांकि जिज्ञासा की तीव्रता बाल्यकाल में और बढ़ जाती है, परंतु जिज्ञासा उत्पन्न जो है शैशव काल में ही हो जाती है। इसके अलावा एक और विशेषता अपन देखते हैं, वो है दोहराने की प्रवृत्ति। क्या दोहराने की? कि बालक शब्दों और वाक्यों को बार बार दोहराता है। एक तो उसके पास पहले से शब्द कम होते हैं
जैसे कि बोलता है पापा तो बोलेगा पापा पापा, मम्मी मम्मी मम्मी। इस प्रकार से शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति उसके अंदर ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे शिशु की एक उम्र बढ़ती जाती है शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति उसकी घटती जाती है। खास बात यह है कि इस बालक में, इस अवस्था में जो बालक है वो सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रेम करता है, यानी उसके अंदर आत्म प्रेम सबसे ज़्यादा होता है, जिसे नर्सिसिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्सिसिज्म की भावना, या नर्सिसिज्म क्या होता है? बालक का अपने आप पर, अपने ऊपर मंत्रमुग्ध होना, ये क्या है? नर्सिसिज्म है या आत्म प्रेम माना जाता है। तो ये भी इस शैशवावस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, अपने आप पर मुग्ध होना या आत्म प्रेम की जो भावना है। बात करते संवेगों की, तो संवेगों के मामले में माना जाता है कि जन्म के समय सिर्फ उत्तेजना होती है, परंतु 2 साल के अंदर सारे संवेग धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं। नैतिकता की बात करें तो शैशवावस्था में नैतिकता बालक में नहीं होती है। वो कैसा होता है? स्वार्थी होता है। जिस व्यक्ति ने बालक को, यानी शैशव काल के बालक को कोई वस्तु दी है खाने पीने की, वो उसको ही वापस नहीं देगा, जबकि बालक मिल बांट के खाता है। तो चूंकि शैशव काल का बालक शिशु जो है स्वार्थी होता है, अर्थात उसकी नैतिकता नहीं होती है। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जाना जाता है इसको भी। ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि लड़कों में पितृ विरोधी और लड़कियों में मातृ विरोधी जो ग्रंथि है वो किस उम्र में डेवलप होती है? तो पितृ विरोधी ग्रंथि और मातृ विरोधी ग्रंथि के डेवलप होने के लिए भी शैशवावस्था है, यानी इसी अवस्था में ये चीज़ डेवलप हो जाती है कि बच्चे जो है, बालक है वो माँ को ज़्यादा प्रेम करता है, और बालिका है वो पिता को ज़्यादा प्रेम करती है। क्या शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति या यौन ऊर्जा जैसी स्थिति होती है? तो यहाँ पर ये चीज़ है कि जो पाश्चात्य दर्शन है वो इस चीज़ को मानता है कि शैशव काल के शिशु में जो है काम प्रवृत्ति होती है। हालांकि भारतीय दर्शन इस चीज़ को नहीं मानता है, क्योंकि हमारा साइकोलॉजी पाश्चात्य दर्शन पर आधारित है। तो हमें इसका आंसर लगाना होगा कि शैशव अवस्था में काम प्रवृत्ति होती है। वाटसन का एक महत्वपूर्ण कथन भी है, वो कथन है शैशवावस्था में सीखने की सीमा यानी सीखने की सीमा, लिमिट, और सीखने की तीव्रता, सीखने की सीमा, सीखने की तीव्रता और विकास। सीखने की बात करें तो सीखने की सीमा यानी कितना सीखेगा, सीखने की सीमा, तीव्रता और विकास किसी भी अवस्था से बहुत अधिक होती है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा, सीखने की तीव्रता, सीखने का विकास या विकास की स्थिति है वो किसी अवस्था से अधिक होती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन के बारे में ध्यान रखना है कि ये कथन वाटसन का है। ये कुछ महत्वपूर्ण लक्षण थे, बाकी और भी कई लक्षण हैं जिन्हें हम शैशवावस्था के आधार पर, चूंकि घरों में भी प्रैक्टिकली बच्चे होते हैं, उनको देख करके, क्योंकि व्यावहारिक विषय है, हम विभिन्न प्रकार की विशेषताओं के बारे में समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास की स्थिति क्या है। तो शारीरिक विकास को हम सबसे पहले देखते हैं क्या है शारीरिक विकास की स्थिति। इससे जो भी प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण, उनकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। शारीरिक विकास में सबसे पहले जन्म के समय हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लंबाई की। तो जन्म से लंबाई की स्थिति क्या है? लंबाई, बालकों की लंबाई और बालिकाओं की लंबाई की अपन बात करें तो जन्म के समय बालकों की जो लंबाई होती है वो होती है 51.25 सेंटीमीटर, और बालिकाओं की जो लंबाई होती है वो 50.75 सेंटीमीटर। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लंबाई से। तो बालक और बालिका की लंबाई में जन्म के समय अंतर होता है। लंबाई के बाद हम बात करते हैं भार की, कि भार या वजन की स्थिति क्या है। तो जन्म समय जो बालक का भार होता है वो 3.6 kg होता है, 3.6 kg, या इसको पाउंड में भी ये पूछा जाता है तो पाउंड में होता है 7.15 ये बालक की स्थिति होती है। बालिका अपन बात करें तो बालिका किलोग्राम में 3.4 kg, या अपन पॉइंट में बात करें तो 7.13 पॉइंट। ये भार और लंबाई से प्रश्न रहते हैं। फिर हम आगे चलें इस चीज में, तो शैशवावस्था के अंत की अपन बात कर रहे हैं कि तो प्रारंभिक जन्म के समय है
शैशवावस्था के अंत की बात करें, लास्ट में ये लंबाई और भार की स्थिति क्या बनती है, तो ध्यान रखना है कि लगभग दुगनी ही तो लंबाई हो जाती है और दुगना ही लगभग भार हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है शैशवावस्था के अंत के बारे में। इसके बाद हम मस्तिष्क के भार की बात करें कि मस्तिष्क का भार के बारे में क्या स्थिति इस अवस्था में है, शैशवावस्था में। तो जन्म के समय मस्तिष्क का जो भार है वो लगभग 350 ग्राम का होता है। जन्म समय कितना होता है? 350 ग्राम का होता है। और जो शैशवावस्था के अंत में इसका जो भार है लगभग 1250 ग्राम का हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार से हम अस्थियों की बात करें, अस्थियों के मामले में क्या स्थिति है, हड्डियों के मामले में क्या स्थिति है। तो शैशव काल के प्रारंभ में या इस अवस्था में हड्डियों की संख्या है वो 270 मानी जाती है और धीरे धीरे कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिजों की सहायता से हड्डियां जुड़ती हैं, जिसे क्या कहते हैं? अस्थिकरण कहते हैं। और जो अस्थिकरण है वो किसमें पहले होता है? तो अस्थिकरण जो है बालिकाओं में पहले होता है। ये प्रश्न बन सकता है कि अस्थिकरण की प्रक्रिया किसमें पहले होती है? तो अस्थिकरण की प्रक्रिया जो है बालिकाओं में पहले होती है। अब बात करते हैं भार और लंबाई के मामले में बालक और बालिका की दोनों की स्थिति क्या है। तो शैशव काल के लिए आपको ध्यान रखना है कि शैशव काल में चाहे बात लंबाई किया जाए तो बालक आगे है और चाहे बात भार किया जाए तो बालक आगे है। यानी पूरे शैशव काल दौरान वजन और लंबाई के मामले में बालक ही आगे होता है, बालिकाएं पीछे होती हैं। हालांकि बाल्यकाल में ये स्थिति उलट जाती है, बालिकाएं लंबाई और भार में अधिक होती हैं अपेक्षाकृत बालकों की। तो ये थी लंबाई और भार की बात। अब हम बात करते हैं कि दांतों के बारे में क्या स्थिति है। तो जन्म के समय शिशु में दांत तो होते नहीं है, तो दांत कब आते हैं? दांत आते हैं 6 महीने की उम्र में। हालांकि हमें ध्यान रखना है दांत निकलने की जो प्रक्रिया है वो गर्भधारण के 6वें महीने में आती है, पर वास्तव में दांत निकलना है वो कंडीशन 6 माह है। यह बात हो सकता है कि किसी शिशु में, किसी बालक में 5 महीने में, 4 महीने में दांत निकल आए, लेकिन हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 6 महीने में दांत निकलते हैं। हालांकि शैशवावस्था के अंत तक यानी 6 साल के अंत तक दांतों की संख्या लगभग 16 हो जाती है। ये हमारा आंसर हो सकता है। 1 वर्ष में दांतों की संख्या, 1 साल की अपन बात करें तो 1 साल में 8 पर पहुंच जाते हैं। इसी के साथ हम 4 साल में, 4 साल की जो उम्र होती है दांतों के मामले में, तो 4 साल में दूध के सारे दांत निकल आते हैं। 4 वर्ष में तो कितने होते हैं? वो लगभग 20 के लगभग दांत होते हैं। ये स्थिति बनती है। नवजात शिशु की अपन बात करें, शैशवावस्था के अंत में अगर अपन मांसपेशियों डेवलपमेंट की बात करें तो मांसपेशियां यानी किसी व्यक्ति की अपन बात करें कि भाई व्यक्ति की तुलना में एक शैशव काल के बालक की मांसपेशियां कितनी मजबूत होती हैं, तो लगभग 23 से 23% से लेकर के 25% तक मांसपेशियां डेवलप हो जाती हैं। इसके बाद हम हृदय के धड़कन की बात करें तो हृदय की धड़कन स्टार्टिंग में जब शिशु होता है तब 140 प्रति मिनट होती है। शैशव काल के अंत की बात करें तो लगभग 100 प्रति मिनट होती है। फिर हम बाल्यकाल की बात करें तो उसके 85 होती है और लास्ट में ये 72 प्रति मिनट रह जाती है। यहाँ भी लड़कियों और लड़कों के मामले में कुछ अंतर पाया जाता है। इसके बाद हम और भी बात करें, शिशु अपना सिर कब उठाने लगता है, तो 1 महीने में सिर उठाता है और बिना सहारे को 4 महीने में बैठ लेता है। तो सिर को उठाने के लिए 1 माह, सहारे के साथ बैठने के लिए 4 माह, यानी सिर को अलग करना थोड़ा सा इस प्रकार से हिलाने की जो कंडीशन है वो 1 माह में, और सहारे के साथ बैठने के लिए कंडीशन 4 महीने की है। बिना सहारे बैठने की बात की जाए तो बिना सहारे शिशु लगभग 7 माह में बिना सहारे के बैठना प्रारंभ कर देता है। हमें अपने घरों में या आसपास के शिशुओं के प्रैक्टिकल के आधार पर ऐसा नहीं लगाना है। हो सकता है वो शिशु बाद हो, वो 7 महीने की जगह 8 महीने में बिना सहारे के बैठ रहा हो, उसके पीछे कोई कारण हो। अन्य बातें समान रहने पर अपन बात करें तो हम जो आंसर बता रहे हैं उन्हें आपको आंसर लगभग मानना है, क्योंकि वो एक सटीक आंसर शोध के बाद तैयार किए गए हैं। घुटने के बल शिशु चलने लगता है, इसके लिए जो एक्यूरेट टाइम है वो हमें 10 माह का टाइम बताना होगा। हमारा 10 माह इसमें आंसर हो पाएगा। इसके साथ शिशु के खड़ा होने के लिए तो कोई शिशु 12 महीने में खड़ा हो सकता है, कोई 13, 14, 15 महीने में ऐसी कंडीशन बन सकती है, पर यहाँ पर एवरेज जो एज है शिशु के खड़े होने के लिए वो है 14 महीने, यानी 14 माह का शिशु जो है खड़ा हो सकता है और उसके बाद वो चल भी सकता है। तो चलने में उसको 1 महीने टाइम और लग सकता है, तो 15 महीने का शिशु जो है आराम से चल सकता है।
ये हमें ध्यान रखना होगा। ये सारी जो गतिविधियां हैं ये शारीरिक विकास को दर्शाती हैं। तो ये शारीरिक विकास से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद अपन बात करते हैं मानसिक विकास की, कि शैशव काल में मानसिक विकास की स्थिति क्या है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए शैशव काल में मानसिक विकास की स्थिति के अंतर्गत कि शैशव काल में मानसिक विकास की जो गति है बहुत तीव्र रहती है। एक बार पुनः अपन इस चीज को ध्यान में लाते हैं कि 3 वर्ष की उम्र तक लगभग 50% मानसिक विकास हो जाता है, और 6 वर्ष की उम्र जो कि शैशव अवस्था की लास्ट एज होती है उस तक लगभग 90% मानसिक विकास हो जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं मानसिक विकास, हमें क्या ध्यान रखना है मानसिक विकास में, 3 साल में 50%, 6 साल में लगभग 90% मानसिक विकास हो जाता है। मानसिक विकास में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि हम बात करें मानसिक विकास में हमारी संवेदना आती है, हमारा चिंतन आता है, बहुत सारी चीजें मानसिक विकास में आती हैं। संवेदना है, चिंतन है, निरीक्षण है, इसके साथ ही स्मरण है, संवेदना है, चिंतन है, निरीक्षण है, स्मरण है, कल्पना है, निर्णय है, बुद्धि है। कल्पना, निर्णय, कल्पना, निर्णय, बुद्धि, रुचि, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, ध्यान, इसके साथ भाषा और अधिगम, भाषा और अधिगम, इन सभी चीजों की अपन बात करें तो कहीं ना कहीं इनका संबंध मानसिक विकास से या मानसिक विकास के ये घटक माने जाते हैं। ये सब चीजें क्या है, मानसिक विकास के घटक हैं। यानी इन क्षेत्रों में जो है विकास होता है तो कहीं ना कहीं वो मानसिक विकास है। इसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि मानसिक विकास की स्थिति में ठीक से मानसिक विकास की बात करें तो एक प्रश्न बनता है कि शिशु के लिए सोना कितना आवश्यक है। तो सोने के लिए आराम के लिए टाइम होता है शिशु का, वो 14 से 18 घंटे क्या माना जाता है, उपयुक्त टाइम माना जाता है। इसी ऐसा अगर नहीं होगा, इतना सोने के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो उसके संवेग ज़्यादा अस्थिर हो जाएंगे, बालक चिड़चिड़ा हो सकता है। तो उसको संवेगों को स्थिर रखने के लिए, उसके ठीक से स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सोने का टाइम शिशुओं के लिए 14 से 18 घंटे का रखना होता है। तो सोने के टाइम के लिए हमारा आंसर 14 से 18 घंटे, कम से कम 14 घंटे और अधिकतम 18 घंटे नींद की आवश्यकता शिशुओं को होती है। इसके बाद विकास की अपन बात करें तो प्रथम सप्ताह में रोने की स्थिति कब बनती है, बालक रोना प्रारंभ कब होता है, इसके लिए जो है प्रथम सप्ताह में ही रोना प्रारंभ हो जाता है। प्रथम सप्ताह, तो रोना एक प्रकार से जो शिशु है उसकी प्रथम भाषा मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं चमकीली वस्तुओं को ध्यान से देखना। चमकीली वस्तुओं ध्यान से देखने की जो स्थिति है वो बन जाती है दूसरे सप्ताह में। दूसरे सप्ताह में बालक चमकीली वस्तुओं को ध्यान से देखने लगता है। भूख, प्यास, नींद और अन्य शारीरिक आवश्यकता होने पर बालक हाथ पैरों की क्रिया करने लगता है। हाथ पैरों को पटकना ये क्रिया 1 महीने में आती है, लेकिन क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, शारीरिक आवश्यकता है, भूख है, उसको प्यास लग रही है, इस प्रकार की आवश्यकताएं, या उसको नींद लग रही है, इस प्रकार की आवश्यकताओं के लिए हाथ पैरों को बालक पटकता है। तो उसके लिए टाइम कितना है, 1 महीने की अवस्था में ये कंडीशन बनती है एक शिशु की। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स हैं शिशु के मानसिक विकास से। जैसे कि हम बात करें कि विभिन्न वस्तुओं को पकड़ने लगता है, तो विभिन्न वस्तुओं को पकड़ने की स्थिति कब बनती है, वस्तुओं को पकड़ना, इसके लिए कंडीशन क्या है, 2 माह की कंडीशन में वस्तुओं को पकड़ना। 2 माह किस बालक वस्तुओं को पकड़ता है और उनके प्रति जो है प्रतिक्रिया करने लगता है। साथ ही ये जो अवस्था है ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया भी करने लगता है। ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया, हालांकि वस्तुओं को पकड़ना ठीक से बालक पर नहीं आ पाता है, तो इस अवस्था की या 2 माह की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए आंसर है वो है ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया। हम आवाज करेंगे तो उसका बालक पर असर होता है। ठीक से वस्तुओं को पकड़ने के लिए अपन ध्यान लगाएं तो इसके लिए 4 महीने का हमारा एक उपयुक्त आंसर बनता है। वस्तुओं को ठीक से पकड़ने की कंडीशन 4 महीने बनती है।
नाम से बुलाओ तो नाम से बुलाना, नाम से बुलाने पर प्रतिक्रिया, नाम से बुलाने पर, तो नाम से बुलाने पर बालक या शिशु कितने माह में समझ जाता है? तो नाम से बुलाने पर वो 6 महीने में समझ जाता है। 6 महीने में वो समझ जाता है कि हाँ मुझे ही बुलाया जा रहा है। खिलौनों के साथ खेलना, खिलौनों के साथ खेलना, खिलौनों के साथ खेलने के लिए उम्र है वो 8 माह के बाद खेलने लगता है। छोटे छोटे शब्दों बोलना, तो उसकी कंडीशन 1 वर्ष है। 1 वर्ष में क्या होता है? छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। तो छोटे छोटे शब्दों को बोलने के लिए क्या एज होती है? 1 वर्ष की एज छोटे छोटे शब्दों को बोलने के लिए मानी जाती है। इसमें एक प्रश्न बनता है कि प्रथम शब्द को बोलता है, तो प्रथम शब्द के लिए ध्यान रखना, प्रथम शब्द 10 माह में बोलता है। प्रथम सार्थक शब्द, तो प्रथम सार्थक शब्द के लिए हम ध्यान रखें 14 माह में प्रथम सार्थक शब्द, इसका कोई अर्थ या मतलब ठीक से निकाल पाते हैं हम, वो बालक या शिशु 14 महीने में बोल पाता है। ठीक से समझने के लिए कोई बात वो ठीक से समझ रहा है तो उसके लिए हमें ध्यान रखना होगा 2 वर्ष में बालक ठीक से समझने लगता है। इसके साथ हम बात करते हैं कि बालक 3 साल में क्या कंडीशन बनती है, तो 3 साल में वह लगभग 5-7 वाक्यों को बोलने लगता है, गिनती बोलने लगता है, रेखाएं खींचने लगता है, पूछने पर शरीर के अंगों के बारे में बताता है। ये 3 साल की कंडीशन है कि वो 5-7 वाक्यों को बोलने लगता है, गिनती बोलने लगता है, रेखाएं खींचता है, पूछने पर शरीर के अंगों के बारे में बताता है। ये कंडीशन पूरी 3 साल की होती है। अब हम मानसिक विकास में देखते हैं कि 4 साल की उम्र में मानसिक विकास में किस प्रकार का अंतर आता है, कौन सा अंतर आता है, क्या फर्क पड़ता है 4 साल की उम्र में। तो 4 साल की उम्र में बालक क्या करता है? 4 वर्ष में, 4 वर्ष की उम्र में वह जो है चित्र बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है? चित्र को बनाने लगता है। साथ ही उसकी उम्र हो जाती है प्ले स्कूल के लायक, अर्थात उसको खेलने वाले स्कूल में, प्ले स्कूल में उसे भेज सकते हैं। प्ले स्कूल की उसकी एज हो जाती है। कई प्रकार की रेखाएं बनाना सीखता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और प्रबल हो जाती है, कई प्रकार के प्रश्न पूछता है जिज्ञासा के कारण, सुबह और शाम का उसे ज्ञान हो जाता है। 4 साल में क्या है, हमें ध्यान रखना है कि वो कब सुबह है और कब शाम है, इस चीज को समझने लगता है। सुबह शाम का उसको ज्ञान हो जाता है। वस्तुओं को क्रम से रखना, वस्तुओं को क्या है, क्रम से रखना सीख जाता है। वस्तुओं को क्रम से रखने के लिए भी 4 साल का हमें ध्यान रखना है। रटना, वस्तुओं को क्रम से रखना, बड़ी और भारी, यानी जो भारी वस्तु हैं और जो हल्की वस्तुएं हैं उनमें अंतर करना सीख जाता है। साथ ही संग्रह की प्रवृत्ति, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है, वो भी 4 साल की उम्र के बाद डेवलप हो जाती है। ये सब चीज़ें क्या है, मानसिक विकास को दर्शाती है। हम बात करते हैं 5 या 6 वर्ष, तो 5 या 6 वर्ष में जो अंतर आता है वो ये है कि वो जटिल वाक्यों को, जो कठिन वाक्य हैं उनको बोलने लगता है। कठिन वाक्यों को बोलने की उसके अंदर सामर्थ्य आ जाती है और वो लगभग 15 से 20 गिनती भी बोलने लगता है। और व्याकरण की दृष्टि से यानी कुछ शुद्ध वाक्य बोलने लगता है। माता पिता की आज्ञा पालन की उसकी एक हैबिट सी बन जाती है या आज्ञा पालन मानने लगता है। और रंगों में अंतर करने के लिए भी ध्यान रखें, 5 या 6 वर्ष की उम्र मानी जाती है। तो रंगों में अंतर करने के लिए भी 5 या 6 वर्ष की उम्र मानी जाती है। ये शिशु के मानसिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिन पर हमने चर्चा की। अब हम देखते हैं कि शिशु का सामाजिक विकास की स्थिति क्या रहती है। तो देखिए, बालक शुरू में जन्म के समय न तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। तो देखिए क्या स्थिति बनती है। शैशव काल में जन्म के समय बालक में नैतिकता या सामाजिकता कंडीशन में क्या होता है, एक प्रकार से तटस्थ होता है। तो सामाजिक स्थिति में हम क्या ध्यान रखना है कि जन्म के समय बालक सामाजिक रूप से कैसा होता है। जन्म के समय, तो जन्म के समय क्या होता है, बालक तटस्थ होता है। सामाजिकता के बारे में ऐसा नहीं कह सकते असामाजिक है और ऐसा भी नहीं कह सकते कि सामाजिक है, क्योंकि ये समाज के व्यवहार से समाज को देखने के
बाद ही मिलेंगे। तो जैसे समाज में बालक प्रवेश करेगा, हालांकि समाज की शुरुआत है वो परिवार से मानी जाती है, परंतु जब तक वो विद्यालय में नहीं पहुंच पाता तब तक सामाजिकरण प्रक्रिया धीमी ही रहती है। हालांकि शैशव काल में हम सामाजिक विकास की बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि बालक अपनी माँ को कब पहचानने लगता है। माँ को पहचानने के लिए टाइम है 3 महीने। 3 महीने का बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है, ये यहाँ से शुरुआत मान सकते हैं। अपने अभिभावकों को देखकर हंसने लगता है, यानी घर में उसका जो लालन पालन पोषण करने वाले हैं या जिन्हें हम पेरेंट्स के नाम से जानते हैं, उनको देखकर उसके अंदर मुस्कुराहट आ सकती है, उसके लिए टाइम है 4 महीने का। इसके बाद प्रेम और क्रोध में अंतर जानना, वो प्रेम क्या है क्रोध क्या है इस चीज को 5 या 6 महीने में समझ जाता है। यानी प्रेम और क्रोध के व्यवहार में अंतर के लिए कितना टाइम है, 5 से 6 महीने का है। 1 साल से लेकर के 2 साल में जो कंडीशन बनती है शिशु की, तो 1-2 साल में क्या होता है, 1 साल में या 2 साल में क्या होता है, वो जो है परिवार के साथ घुल मिल जाता है। तो 1-2 साल का शिशु है ना, वो परिवार के साथ घुल मिल जाता है और उनके साथ कुछ कार्य करने लगता है। हालांकि विशेष कार्य उसके नहीं होती, फिर भी उठा पटक कुछ कार्य करने लगता है। हम बात करते हैं कि 2-3 साल में 2 वर्ष की कंडीशन है या 2 साल से लेकर 3 साल कंडीशन है, वहां पर हम समाज विकास की बात करें तो 2-3 साल का जो शिशु होता है वो पड़ोसी बच्चों के साथ थोड़ी सी उसकी कनेक्टिविटी होती है और थोड़ा थोड़ा सामाजिक संबंध बनाने लगता है। इसके बाद हम 4 या 5 वर्ष की बात करेंगे। 4 या 5 वर्ष में शैशव काल में सामाजिक विकास की स्थिति क्या रहती है, थोड़ा सा डेवलपमेंट और होता है। ये दरअसल 4-5 साल या 5 वर्ष का हो जाता है। ये प्ले स्कूल, कितना कौन सा स्कूल, प्ले स्कूल की एज होती है, यानी विद्यालय में इस टाइम पर अनौपचारिक शिक्षा 4 साल के बाद ही है प्ले स्कूल की, या चौथी साल ही है तो प्ले स्कूल की एज होती है। इस कारण से उसका क्या है, बाहरी दुनिया से यानी घर से बाहर उसका संपर्क होता है और सामूहिक जीवन से बालक क्या है, अनुकूलन प्रारंभ कर देता है। तो यही होता है सामाजिक विकास में कि शैशव काल के अंत तक वो समाज के साथ या बाहर जीवन से अनुकूलन प्रारंभ कर देता है। अब हम बात करते हैं शैशव काल में संवेगात्मक विकास की बात करते हैं कि संवेगात्मक विकास के मामले में शिशुओं की स्थिति क्या होती है। तो देखते हैं संवेगात्मक विकास संवेगों से ऐसे हमारी भावनाओं से होता है। तो संवेगों के मामले में एक शिशु की जो शैशवावस्था का बालक है उसकी क्या स्थिति होती है। तो यहाँ से सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि जन्म के समय कौन सा संवेग बालक में या शिशु में पाया जाता है। तो उसका आंसर है कि जन्म के समय उत्तेजना नाम का संवेग जो होता है, कौन सा, उत्तेजना। तो उत्तेजना होती है। हालांकि उत्तेजना के पीछे कारण क्या होता है, शारीरिक मांग। शारीरिक मांग के लिए बालक जो भी क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, उत्तेजना कहते हैं। वॉटसन की अपन बात करें कि वॉटसन ने जन्म के समय कौन कौन से संवेग बताए हैं। हालांकि मोस्टली ये माना जाता है कि जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता, सिर्फ उत्तेजना होती है या उसी को अपन संवेग मान लेते हैं। फिर भी वॉटसन के अकॉर्डिंग क्रोध, भय और प्रेम ये संवेग जन्म के समय पाए जाते हैं। क्रोध शुरुआत से है, प्रेम भी शुरुआत से है और भय नामक संवेग भी शुरुआत से है। तो क्रोध, भय और प्रेम संवेग जो है जन्म के समय बालक में पाए जाते हैं, ऐसा किसका मानना है, वॉटसन का मानना है। जन्म समय संवेग कैसे होते हैं, इस मामले में अपन देखें तो संवेग जन्म समय तीव्र होते हैं। कैसे संवेग होते हैं, संवेग जन्म समय तीव्र होते हैं और नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक से आशय वो नुकसानदायक होते हैं। इससे बालक रो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं उसकी सेहत पर असर पड़ेगा। लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ जो संवेग हैं जो नकारात्मक हैं वो कैसे होते जाते हैं, उम्र के साथ सकारात्मक होते जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, इसका लाभ भी ले सकता है। इसके अलावा एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है ब्रिजेश। तो ब्रिजेश जो हैं उनने माना है कि जन्म के समय सिर्फ उत्तेजना होती है, क्या उत्तेजना होती है, लेकिन 2 वर्ष के अंदर सारे संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। तो 2 साल में सारे संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। किसका मानना है, ब्रिजेश का मानना है। हमें एक बार पुनः संवेगों पर ध्यान देना है। तो इस बात पर ध्यान देना है
कि शैशवावस्था में क्या संवेगों पर नियंत्रण पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। शैशवावस्था में संवेगों पर कोई नियंत्रण नहीं पाया जाता है और संवेग बार बार प्रकट होते हैं। शैशवावस्था में संवेग बार बार प्रकट होते हैं, संवेगों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। हालांकि मैं ध्यान रखना है कि बाल्यावस्था में संवेगों पर बुद्धि के नियंत्रण की शुरुआत हो जाती है और संवेगों पर बुद्धि का अधिक नियंत्रण जो है वो किशोरावस्था में होता है। वो तब होता है जब संवेगात्मक बुद्धि उत्पन्न हो जाती है या डेवलप हो जाती है। यहां ध्यान रखना है, संवेगात्मक जो स्थिरता है बहुत अच्छी मानी जाती है, जो कि बाल्यावस्था के बालकों में पाई जाती है। और यह भी माना जाता है कि व्यक्ति को बुद्धि सफल नहीं बनाती है, व्यक्ति को संवेगात्मक बुद्धि सफल बनाती है, ऐसा अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं। तो आज हमने थोड़ा सा जल्दी टाइम के अभाव में सारी टॉपिक को थोड़ा सा जल्दी डिस्कस किया, जल्दी पूरा किया। फिर भी हम पूरा जो शैशवावस्था का अध्ययन है उसको करने में सफल हुए हैं। शैशवावस्था क्या होती है, उसको किन उपनामों से जाना जाता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या शारीरिक विकास की स्थिति है, कैसे मानसिक विकास होता है, कैसे सामाजिक विकास होता है, कैसे संवेगात्मक विकास होता है। शॉर्टली हम समझें तो शारीरिक विकास की कंडीशन में बालक बालिकाओं से आगे होते हैं। अधिकांश जो तीव्रता होती है वो मानसिक विकास की होती है। शैशव काल में कोई विकास सर्वाधिक मात्रा में होता है तो कौन सा होता है? मानसिक विकास 90% तक हो जाता है। हालांकि शारीरिक विकास इतना नहीं होता, मांसपेशियां 25% ही डेवलप हो पाती हैं। संवेगात्मक विकास की बात करें तो संवेग में स्थिरता होती है, तीव्रता होती है, नकारात्मकता होती है, यानी बहुत अच्छी स्थिति संवेगों के बारे में नहीं है। सामाजिक विकास की बात करें तो धीरे धीरे वो भी डेवलप होता है। परिवार से उसकी शुरुआत होती है, माँ की पहचान से उसकी शुरुआत होती है और जैसे ही बालक विद्यालय में प्रवेश ले लेता है उसका जो सामाजिक विकास है वो गति पकड़ लेता है। हालांकि सामाजिक विकास जब बालक खेलने लगता है, खेल की अवस्था जो होती है बाल्यावस्था, उसका ज़्यादा असर होता है खेल का, यानी सामाजिकरण को खेल जो है मजबूत बनाते हैं। तो इस प्रकार से कह हम सकते हैं कि जो शैशवावस्था है उसमें मानसिक विकास की सर्वाधिक तीव्रता होती है, शारीरिक विकास बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का अधिक होता है, सामाजिक विकास की शुरुआत हो जाती है और मानसिक विकास भी अपनी गति पकड़ लेता है और सामाजिक विकास भी होता है। संवेगात्मक विकास के मामले में शिशु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही साथियों। हमारे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित या चाइल्ड साइको से संबंधित वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो आप सब्सक्राइब करवाइए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। हम एक सिंपल भाषा में शॉर्टली मनोविज्ञान को या बाल विकास को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।